see the emission spectrum of hydrogen atom, and you know that hydrogen is one of the simplest among all the atoms, है ना. You know it is an atom which contains only one electron. If you remember its structure from class 10, then you will see it as having the one electron. So we call it as a one planetary electron होता है, ठीक है. So it's very important that जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, it's very atomic spectrum they will follow, and it's very simple one. And if you placed it plays in this atomic spectrum, hydrogen plays a very important role in developing the atomic structures, ठीक है. तो scientists were working on this field, and they have developed various theories, and because of that they could explain the structure of atom. हमने जो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है वो इतना आसान नहीं है. Initially in your course, initially there were different theories how the structure of atoms were explained, but now it has been deducted. So in that case we were easy to understand. over here तो हम generally एक बात कह सकते हैं कि भाई scientists they have worked on this field for developing different theories for this thing, structure of atoms. So let's talk about the spectrum of hydrogen, atomic spectrum of hydrogen, and we'll see that we have seen the diagram initially how it was working, और उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि एक diagram, again I am telling you the same diagram, and let's focus on the diagram. Now this diagram I have also shown you earlier, तो same diagram apply करेंगे for the measuring or recording for the spectrum of hydrogen. ये एक discharge tube है that is been filled with the hydrogen gas, and you know that this hydrogen gas is being used as an radiation, ठीक है. और इसमें हम इसको जब डिस्चार्ज में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में पास करेंगे इस गैस को, और ये याद रखना है कि देयर शुड बी लो प्रेशर शुड बी देयर, ठीक है. तो क्या होगा कि रेडिएशन इमिट आउट होंगी. ये जो गैस अंदर जो है इसमें हाइड्रोजन के एटम से ये एक्साइटेड हो जाते हैं, और ये क्या करेंगे, अपने अपने रेडिएशन इमिट आउट करेंगे. अब पॉइंट क्या होता है, जो रेडिएशन इमिट आउट हो रही है इस डिस्चार्ज ट्यूब में, उसको हम कोशिश करेंगे कि हम उसको मेजर कर सकें वो किस तरह का स्पेक्ट्रम हमें दे रहा है. तो हमने क्या करा है, यहाँ पे ग्रेटिंग लगा दीजिए या प्रिज्म लगा दी, वो डिपेंड करेगा, है ना. क्योंकि आपको मालूम है कि पूरा जो एपरेटस है ये कहलाता है स्पेक्ट्रोमीटर, है ना. स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ आप कहते हो, और इसी में आप रिकॉर्ड करते हो अपनी जो भी रेडिएशंस हैं उनको आप एनालाइज करोगे. यू नो दिस रेडिएशन विच इज़ इमिटेड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन गैस, एंड व्हेन इट्स एटम गेट एक्साइटेड दे विल गिव यू रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, है ना. तो वो चीज़ आप क्या है कि अपना स्पेक्ट्रोमीटर में या स्पेक्ट्रोग्राफ में मेजर कर लेते हैं. इस स्पेक्ट्रोमीटर ग्राफ में आपके पास एक फ़ोटो मल्टीप्लायर भी होता है, एम्पलीफायर होता है. ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं. आप चाहें तो कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले सकते हैं जो सिंपली आपकी रेडिएशंस को मेजर करके और पेपर में ना यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि रिकॉर्डर होता है जिसमें आपका रिकॉर्ड अप हो जाता है. तो यहाँ पे क्या है, आपको स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड होती है, जिसको बेसिकली आप क्या कहते हैं, ये रीज़न जो स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ आपको ऑब्टेन्ड होंगी. इस बात में ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का होता है, ठीक है. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसके पास सेवरल लाइंस होती हैं, वो इंफ्रारेड रीजन्स में भी होती हैं, ठीक है. और अभी आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स आपको मिलता है. तो बेसिकली क्या है कि ये जो डिवाइसेस हैं ये हेल्प करती हैं हमको आराम से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखने में, और प्लस है ना वो रिकॉर्डिंग पेपर में हो जाती है, ठीक है. तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. अब बेसिकली जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है जो आपने देखा पीछे ऑब्टेन हुआ था, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, वो बहुत सारी लाइंस कंसिस्ट करता है ना. एंड दीज लाइंस आर वेरी शार्प लाइंस, एंड दे आर स्प्रेड ओवर. आप देख सकते हो अलग अलग रेंजेस में आपको ये लाइंस मिल रही हैं. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में भी मिल रही हैं, विजिबल रेंज में मिल रहा है रीजन में, फिर इंफ्रारेड रीजन में. क्योंकि पीछे आपने देखा था ना वो पेपर में रिकॉर्ड हो रहा था, तो वहाँ से क्या मिला आपको, स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी. तो वो काफ़ी शार्प लाइंस मिलती हैं, और ये इनके रेंज होते हैं, रीजन्स होते हैं जहाँ पे आप मिल सकते हैं. इन सब रीजन्स में अगर देखो तो ये एक डेफिनेट है ना आपकी वेवलेंथ इनका शो करता है या फ्रीक्वेंसी होता है. देखो आप देखो सबका अलग अलग है, ठीक है. मैं बाद में सीरीज़ बताऊंगी, अभी सीरीज़ नहीं बताऊंगी. अभी तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो स्पेक्ट्रम लाइंस हैं किस रेंज में आपकी आई है, और इनकी आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट आपको वेवलेंथ्स मिल रही हैं. लाइंस का वेवलेंथ चेंज हो रही है तो आपका जो लाइंस का जो डार्कनेस है वो भी चेंज होती जा रही है. अब बेसिकली जो लाइंस आपको मिली हैं, जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन आपको मिली, देखो अलग अलग टोटल 1 2 3 4 5 लाइन्स आपको मिली हैं. ये लाइन्स जो आपको मिली हैं
ये अलग अलग रीजन्स में है ना। जैसे जो पहली आपकी लाइन है उसको हमने अलग तरह से नेमिंग भी कर रखा है इसको एक सीरीज़, क्योंकि जो लाइंस हमें ऑब्टेन हुई हैं जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन उनमें हमें 5 सीरीज़ दे दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आता है। तो ये जो 5 आपको स्पेक्ट्रम्स लाइंस जो आपको मिली हैं, डिफरेंट लाइंस मिली हैं आपको, इसमें देखिए अलग अलग रेंज में, जैसे लेमेंस है सीरीज़ है, बेलमर्स है, पेस्चिन्स सीरीज़ है, ब्रैकलेट्स है, पीफंड सीरीज़ है। तो ये सब अलग अलग, अगर इसको देखो ये फर्स्ट सीरीज़ जो है वो कौन से रेंज में आ रही है आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में। फिर ये 2 सीरीज़ आपकी देखिए कहाँ से कहाँ तक आ रही है, विजिबल लाइट रेंज, विजिबल रीजन में आ रही है। फिर आप यहाँ से देखिए ये वाली जो आपकी 1 2 3 ये लास्ट 3 सीरीज़ है इंफ्रारेड रेडिएशंस या रेड रीजन में आपका आ रहा है। तो ये डिफरेंट पांचों हैं और ये पांचों जो है अलग अलग आपको रीजन में शो करेंगी। अलग रीजन्स की वजह से आपकी जो वेवलेंथ का रेंज है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट करा गया है, जो जितना है वो मैं आपको बता देती हूँ। नाउ देयर वाज वन फॉर्मूला दैट वाज जनरेटेड, और ये वेव नंबर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेड्सबर्ग्स कांस्टेंट होता है, यहाँ इंटीजर्स वैल्यूज़ है। ठीक है, ये बाद में एक्चुअली क्या है, रेबर्ट्स ने ये बाद में इस फॉर्मूले को जनरेट करा था। इनिशियली अलग थी इनकी रेंजेस। एक्चुअली जो ये वैल्यूज़ होती हैं, जो N1 और N2 जो है ये पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए अलग होता है। और इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जो N2 रेंज होता है वो हमेशा N1 से बड़ा होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू बड़ी लिखी जाएगी, यहाँ आपकी छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये भले या नेगेटिव साइन है लेकिन आपको ध्यान देना है N2 विल बी बिगर देन N1। ठीक है, हर सीरीज़ का अपना अलग होता है। देखो N1 N2 अलग करता है, इसमें ये याद रखना है N1 जो होता है हर सीरीज़ के लिए, क्योंकि 5 सीरीज़ हैं, हर सीरीज़ में जो N1 होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये फिक्स्ड होती है हर सीरीज़ के लिए। अलग अलग है पर सबका, लेकिन N2 जो होता है वो वैरी करता है, इट वैरीज़, ये चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू है, वैसे बहुत से फॉर्मूलों में इसको R भी लिखा गया है क्योंकि ये R से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखते हैं। इनिशियली जब देखा गया था, जैसे करीबन बहुत साल पहले जब 1885 में, तो जो सबसे पहली हमने सीरीज़ अपनी देखी थी, वैसे तो अलग अलग सीरीज़ है, लेमेंस हमने बेलमर्स सीरीज़ देखी थी। बेलमर्स सीरीज़ का ये देखा गया था कि उसमें बेलमर्स, देखो ज़्यादातर जो ये नाम दिए गए हैं वो साइंटिस्ट ने अपने नाम पे बेस्ड करा है। बेलमर सीरीज़ यानी कि साइंटिस्ट ने दिया होगा, बेलमर ने। तो करीबन 1885 में उसने वेव नंबर्स और वेरियस स्पेक्ट्रम लाइंस देखी, और क्योंकि मालूम है बेलमर्स जो है वो विजिबल रेंज में आ रहा है। ठीक है, और विजिबल रेंज के आने की वजह से उसने पता है अपनी एक जो वैल्यू रिलेट करी, इसको सेंटीमीटर -1 में लिखना, और ये 109 आपका 677 है। उसने जो वैल्यू N1 की रखी वो 2 का होल स्क्वायर था। ठीक है, माइनस ये इससे बढ़ के ही होती है, अगर 2 है तो यहाँ मान के चलना है या 3 होगी। अगर ये याद रखना है N2 की वैल्यू वो डिपेंड करेगा कि आपको ये चीज़ N1 की वैल्यू कभी नहीं देंगे क्योंकि इट इज़ फिक्स्ड, लेकिन N2 की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, और उसको आपको ध्यान देना है कि जैसा आपको न्यूमेरिकल में दिया रखा हो वो वैल्यू, अगर नहीं दिया रखा तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो लिख देना। इन सीरीज़ को याद करना आसान है ना। तो ये इसने कैलकुलेट करा, और जैसा वैल्यू होगी N2 की जो आप लोगे वो आप यूज़ करें। 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 सो ऑन, जो भी दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये सारी पांचों सीरीज़ पढ़ी थी। देखो यहाँ से बहुत आसान है, N1 को याद कर लो। अगर तुम्हें ये नाम याद है, नहीं याद हो तो थोड़ा बहुत तो याद करके वो शॉर्टकट बना देना, LBPBP। ठीक है, तो ये आसान है, LBPPB है ना, BP या LBPBP, कुछ भी याद कर लो जो तुम्हें समझ में आए। तो एक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक बार देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तुमने इस कोड को जनरेट कर लिया, L है या लो BP इस तरह से याद कर लो तो आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ पहली सीरीज़ है, इसी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। अब N2 की भी कोई दिक्कत नहीं, जो इसकी वैल्यू उससे नेक्स्ट वाली चलती है, तो यानी ये वैल्यू चलेगी 2 3 4 5 6 सो ऑन। ये 2 या पहले दिया रखा है, 3 4 5 6 सो ऑन। यहाँ 3 दिया रखा है यानी ये रेंज चलेगी इस तरह से, ये 4 दिया रखा है तो ये रेंज चलेगी इस तरह से। तो आसान है इन्हें याद करना, रिजेंबल करना है ना, सो ऑन। रीजन सबको मालूम है कि इसमें रीजन कौन सा है, तो ये तुम्हें मालूम है अल्ट्रा वायलेट था, स्पेक्ट्रम इन्हीं रीजन में मिली थी ना। ये अगर आप देखो ये विजिबल है। ठीक है, अब आप अगर ध्यान दीजिए तो वो जो आपका नीचे वाली आ रही है वो क्या है, आपका इंफ्रारेड है।
तो ये तीनों इंफ्रारेड है। अब सबकी रेंज वेवलेंथ की भी तुम्हें पता है, थोड़ा सा याद कर लेना, कभी कभी वेवलेंथ की वैल्यू दी रहती कभी नहीं दी रहती, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, उसे याद कर लेना। ये सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपकी वेवलेंथ है, कि आपको याद कर लेना है सारी, थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। अब कुछ चीज़ें आ जाती हैं बेटा कि हम क्या करें क्या नहीं, जैसे ये है वेव नंबर, ठीक है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना बहुत चीज़ें हट चुकी हैं, तो वेव नंबर है। जैसे हमारे पास ये वेव नंबर है ना, ये तो तुम लोग को पता ही है। अब सपोज़ करो क्वेश्चन पेपर में वेव नंबर तुमको नहीं दिया रखा है, तो तुम्हें जो वेव नंबर नहीं दिया रखा है, तो तुम्हें सपोज़ करो टीचर ने तुम्हें ना वेवलेंथ दी रखी है, ठीक है, और अगर नहीं भी सपोज़ करो वेव नंबर भी नहीं दिया रखा है, तुम तो घर से याद करके जा रहे हो ना कि इस रेंज में ये वेवलेंथ है, तो तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में वेवलेंथ निकालने, वेवलेंथ की वैल्यू तुम्हें याद ही होगी, और ये किसका होता है, रेसिप्रोकल और वेव नंबर होता है। तो आप इस फॉर्मूले से भी अपना वेव नंबर निकाल सकते हो, कोई इशू तो है नहीं, क्योंकि वेवलेंथ की वैल्यू जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर होता है। तो ना भी दिया रखा हो तो आपके पास दूसरे अल्टरनेटिव्स भी हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, वेव नंबर आप रेसिप्रोकल और वेवलेंथ। अब सपोज़ करो क्वेश्चन पेपर में वेवलेंथ दी रखी है, साथ में वेलोसिटी भी दी रखी है, तो आप वेलोसिटी को इग्नोर तो करोगे नहीं, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है वेव नंबर निकालने के लिए, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो प्लीज़ बेटा देख लेना, जैसा तुम्हें क्वेश्चन पेपर में दिया रखा हो वैसा तुम्हें यहाँ पे डिप्यूट करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा अपना फॉर्मूला है। मुझे लगता है तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई होगी, कैसे तुम्हें क्या क्या याद करना है और क्या क्या चीज़ें दी रखी हैं। अगर वेव नंबर नहीं दिया रखा है, तो अगर वेवलेंथ दिया रखा हो तो निकाल लेना वेव नंबर। अगर वेवलेंथ भी दी रखी है और साथ में वेलोसिटी भी दी रखी है, तो ये भी वेव नंबर का फॉर्मूला निकालने का है। तो कुछ भी दोनों में से पॉसिबिलिटी हो तुम निकाल लेना, ठीक है। तुम्हारे पास हर एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। आप सपोज़ करो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, उसमें टीचर ने तुमको दिया रखा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन in the spectrum, क्योंकि हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन पे ही देंगे, आपके कोर्स में एक ही 10 तो देंगे नहीं। when n is equals to 3 in बेल्मर्स फॉर्मूला। तो आपको सिंपल क्या करना है, वेव नंबर लिखा, फॉर्मूला आपने लिखा अपना 109677 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है, ये फॉर्मूला लिख देना। अब बेल्मर सीरीज़ है, बेल्मर सीरीज़ जो है वो आपकी सेकंड वाली, अब यह n है, ये ना लिखेंगे कि n1 है और n2, ये दे रहे हैं। मैंने एक बात बोली है, n1 फिक्स्ड रहता है, तो गलती से इसको n1 में मत लगा देना, ये n2 की वैल्यू दी रखी है। तो n1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है, होल स्क्वायर, माइनस ये वैल्यू दी रखी है 1/3 होल स्क्वायर। बाकी कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से आप सिंपल एज दैट आप अपना कर लेंगे, ये 1/4 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। और आप जब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 15232.9 सेंटीमीटर माइनस 1। अब यहाँ पे पूछा गया वेवलेंथ, ये तो तुमने वेव नंबर निकाला, अभी तुमने देखा है ये वेवलेंथ का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा था, इसको लिख के वेवलेंथ वॉज रेसिप्रोकल ऑफ द वेव नंबर। तो बस इसको 1/15232.9 कर दो, तो तुम्हारा जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ लिख देती हूँ मैं 6.6473 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अब देखो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को कोशिश करते हैं सेंटीमीटर में ना करके आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर लो, तो इसे कन्वर्ट कर लेना। आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू 10⁻10 होती है ना, तो उसको तुम अपना देख लेना और इजीली अपनी वैल्यू कन्वर्ट कर लेना। तो ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 6π64.73 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब बेटा फिर वही मैं कह रही हूँ, जैसा सवाल दिया, अब जैसे n = 4 दिया होता बेल्मर सीरीज थी, तो ये फिक्स्ड है, ये 2 ही रहता है, यहाँ 4² हो जाता। अब सपोज़ करो यहीं पे लेमन सीरीज़ होती, अब लेमन सीरीज़ अगर सपोज़ कर नाम बदल जाए और लेमेंस लगा दिया, लेमन पहली सीरीज़ होती है, तो यहाँ पे क्या है 1² हो जाएगा और यहाँ 3²। तो ये ईजी से फॉर्मूला है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसे कर लेना और जो भी पूछा जाए उसको तुम दिमाग लगा के, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड होता है, ये ईजी होता है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। So please do it and don't ignore this point. So I think this much is clear to you all.